दिक्कालाद्यनवच्छिन्नानंत चिन्मात्रमूर्तये स्वानुभूते कमानाय नमः शांताय तेजसे। मंच पर विराजमान आदरणीय भैया जी, राज्य के लोकप्रिय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी और देश के जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह जी और अनुपम मिश्रा सर, अतुल जी और केंद्रीय रेलवे राज्य मंत्री जी और जन विकास परिषद के उपाध्यक्ष जी और आप उपस्थित सब लोगों को मेरे हार्दिक प्रणाम। पहले जब संकल्पना ये थी कि जिससे हम सब लोगों ने जन्म ली, जिसमें जी रहे हैं और जिसमें हम फिर एक बार विलय हो रहे हैं, उसको भगवान नामक संज्ञा थी, जिसको इंग्लिश में हम गॉड कहते, जनरेशन, ऑपरेशन एंड द डिस्ट्रॉय। जिससे सब उत्पन्न हुआ, जिसमें स्थिति है और जिसमें हम विलय पाते हैं अंत में, उसको हमारे पहले वाले लोगों ने जिस परमात्मा से आकाश तत्व, फिर आकाश से वायु, वायु से अग्नि और अग्नि से जल और जल से पृथ्वी और पृथ्वी से अन्न और अन्न से खून और खून से जीव निर्माण हुआ, ऐसा हम सुनते हैं। यानी सब के मूलाधार जितना भगवान है उतना ही उन्हीं के बराबर ये पंच महाभूत है। इसलिए इस शरीर में भी जब तक संतुलित मात्रा में पंच महाभूत रहेंगे तब तक हर जीव का शरीर सुरक्षित और सुदृढ़ रहेगा। पंच महाभूतों में असंतुलन जब निर्माण होगा तब सृष्टि का कार्य जितने सुचारू रूप से चल रहे उतनी सुचारू रूप से नहीं चलेगा। तो हम बहुत सालों से हमारे परंपरा में हम पंच महाभूतों को ही, निसर्ग को ही भगवान मानते आए थे और अणु रेणु तृणकाष्ठ इत्यादि में ही भगवंत है ऐसा हम कहते थे और हर चीज का आदर सम्मान भी करते थे, इसलिए किसी को खराब होने नहीं दिए थे। जब पढ़े लिखे लोग हम आ गए और कहने लगे कि ये अंधविश्वास है, ये अंधविश्वास है, ये अंधविश्वास है, ऐसे जैसे जैसे ही हमारे लोगों के दिल में भरने लगे, दिमाग में भरने लगे, तो लोगों की आस्था कम होने लगी हमारे देश का। तो हम आस्था त्यागते त्यागते इन चीज़ों को खराब करना शुरू कर दिया। फिर परिस्थिति आ गई कि आज मट्टी इतनी खराब हो गई कि 1 किलो अनाज जब या 1 किलो अन्न जब हम ग्रहण करते तो 27 मिलीग्राम जहर हमारे शरीर में हर दिन जा रहा है, क्योंकि 1 किलो अन्न तो हम हर दिन खा रहे हैं, जा रहे। ये कोई ऊपर से आकाश से नहीं गिरी है, मट्टी में मिली हुई है। वो अलग अलग प्रकार से मट्टी प्रदूषित हो गई और मट्टी का क्षरण भी होने लगा। ऐसे ही पानी का भी स्थिति यही हुई। पानी दिखने में बहुत अच्छी दिखती है, मगर पानी में इतना प्रदूषण मिल गया, इतना पानी प्रदूषित हो गई कि वो पानी, आज हम पानी पी रहे कि क्या पी रहे हमें पता नहीं। हम तो सब बॉटल का पानी पीते, ये बॉटल का पानी तो कुछ है ही नहीं, वो एक जल तरल पदार्थ ही पी रहे, क्योंकि जिसमें से सभी मिनरल्स निकाल की आरओ सिस्टम में सभी मिनरल्स निकाल की सिर्फ एक तरल पदार्थ हमें पीने के लिए मिलता है, जिसकी वजह से बहुत सारे हड्डी और चमड़ी की संबंध की बीमारियां फैल रही हैं। और इसी के साथ साथ ये दो जब बीमार हो गए, ये दो की प्रकृति जब खराब हो गए, तो इसका असर वायु तत्व पर हुआ बिना नहीं रह सकता है। वायु भी खराब हो गए, क्योंकि यही तत्व हमारे शरीर में है
तो ये जैसे जैसे बाहर खराब होंगे तो उसका असर शरीर पर भी होता है, हर जीव का शरीर पर होता है। इस पर चिंतन तो हर साल होता है, वैश्विक स्तर पर होता है, बड़े बड़े महानगरों में होता है और बड़े बड़े बुद्धिमान लोगों के बीच में इसका चर्चा होती है। मगर इस चर्चा को निचली स्तर तक लाने की सोच किसी ने नहीं की थी, तो आदरणीय भैया जी ने इस सोच को, ये पंच महाभूतों में जो प्रदूषण फैला हुआ है, जैसे आकाश तत्व में भी पृथ्वी के कुछ अंतर पर जो सैटेलाइट के कचरा हो या और कुछ हो, कैसे ये घूम रहे हैं, फिर ऊपर से आने वाली जो सूरज की किरणें हैं नीचे आते वक्त उसके बीच में तैयार होने वाले ब्लैक होल हो, या इसी का पृथ्वी का प्रदूषण का या उष्णता का परिणाम से ओजोन की जो बेल्ट है वो फट रहा है, वो खराब हो रहा है, उसका असर सजीव जितने भी है उन पर जो हो रहा है उसको सब लोग भुगत रहे हैं। फिर जो ऊर्जा तत्व है, ऊर्जा तत्व की विपरीत शोषण से पृथ्वी गरीब होने लगी, उसका भी असर सब लोगों को देखने के लिए मिल रहा है। आवश्यकता से अधिक उपयोग हो या मानवीय, देखिए भगवान तो हर व्यक्ति की आशा आकांक्षा, हर जीव की आशा आकांक्षा जरूर पूरा कर सकता है, मगर दुराशा तो कोई भी नहीं पूरी कर सकते हैं। हमारे मन में आशा आकांक्षा होना चाहिए, मगर उसकी जगह पर अब दुराशाएं भर गए तो ये सृष्टि हमारे लिए पूरी पड़ने वाली नहीं है। इसलिए इसके बारे में एक बार जन जागृति शुरू करना चाहिए। एक सामान्य व्यक्ति भी इस पंच महाभूतों के बारे में सोचना चाहिए और अपने जीवन में कृति करना चाहिए, क्योंकि क्षरण भी उतना ही हो रहा है, प्रदूषण भी उतना ही हो रहा है। मट्टी तो बहुत सारे चीजों से खराबी हो गई और क्षरण तो हर हेक्टर से हर साल 15 टन मिट्टी स्थलांतरित हो रही है। स्थलांतरित होना चाहिए मगर इतना होना ठीक नहीं है जिससे सभी तालाब और डैम्स भर गए तो आगे बांधने के लिए जगह भी नहीं बची है, जंगल भी नहीं बचे, तो आगे हमें बचना बहुत कठिन हो रहा है। और हमारा दुराशा की वजह से ये सभी चीज खराब हो चुके हैं, तो इनके बारे में जागृति निर्माण किया जाए। बीमारियां इसके साथ साथ जो फैल रहे, जिस देश में जो किसानों के देश हम कहते हैं भारत को, भारत तो किसानों के देश यदि होता था तो इसमें एग्रीकल्चर इंडस्ट्री बढ़ना चाहिए था, मगर हॉस्पिटल इंडस्ट्री और मेडिकल इंडस्ट्री बढ़ रही है। इसका मतलब हम कब का पीछे रह गए हैं। तो इस परिस्थिति को बदलना है तो आज सोचने के लिए और विचार करने के लिए, फिर उसके आचरण करने के लिए हम प्रतिबद्धता दिखाना शुरू करेंगे तो इसको कई साल लग जाएंगे कि पूर्व पद पर आने के लिए। इसीलिए आदरणीय भैया जी ने इसको थोड़ा फिर एक बार सोचने के लिए सब लोगों को प्रवृत्त किया, तो देश भर में इसकी चर्चा होने लगी। फिर इस विषय में हम क्या करते थे पहले, जैसे कि मट्टी की पूजा करते थे हम, इसको प्रदूषित नहीं होना चाहिए। पानी की हम पूजा करते थे, क्योंकि हर पूजा में पानी की हम तीर्थ के रूप में भी इस्तेमाल करते थे, अभिषेक का रूप में भी इस्तेमाल करते थे। फिर बहुत सारे पूजा अर्चना में इसकी कुंभ भर के रख कर ही हम सब कुछ करते थे। और अलग अलग राज्यों में इसी पानी पर अलग अलग त्योहार भी निर्माण हो गए। जैसे बिहार में छठ पूजा करते हैं तो हम होली में इसी पानी से खेलते थे, जल उत्सव करके। विदेश में भी आप भूटान में जाएंगे और या ब्रह्मदेश में जाएंगे तो जल उत्सव होता है वहां पर। हमारे यहाँ भी होता है। हमारे यहाँ बारिश खत्म होते होते ही तालाब या नदियों की पूजा करने की और दीप छोड़ने की प्रथा है कि ये परमात्मा ही है, तो इसको हम शुद्ध बुद्ध रखना चाहिए। इतना समझ हम में था। जैसे जैसे हम पढ़े लिखे हो गए तो सब खराब होना। शायद ऐसा लगता है कि हमारे देश में जब तक शिक्षा कम थी
यानी ये मैकॉले शिक्षा, तब तक देश बहुत सुरक्षित था। जैसे जैसे बुद्धिमानों की संख्या बढ़ गई तो समस्या ही बढ़ने लगी। देखिए आज जितने भी समस्या है उसके जड़ तक जाएंगे हम लोग, हम जो पढ़े लिखे लोग हैं वही उसके मूल में है, ऐसा दिखाई पड़ता है। क्योंकि अनपढ़ लोग कभी झगड़ा भी नहीं करते, अनपढ़ लोग कभी भी डाउरी नहीं मांगते हैं, अनपढ़ लोग कभी भी कहीं भी जाते नहीं, कुछ नहीं करते। मगर पढ़े लिखे लोग हम ही सब कुछ करने लगे। बहुत सारी समस्याओं की जड़ जो है हमारी सुशिक्षिता में है, साक्षरता में है। मगर हम संस्कार के साथ या हमारी जी रीति परंपराएं जो थी उनके साथ यदि शिक्षा लिए होते तो शायद आज जिन चीजों की हम सामना कर रहे हैं वो करना नहीं पड़ता था। देखिए अब जो धूप है इसमें 2-4% भी 2-4 डिग्री भी तापमान बढ़ गए तो जमीन के हम जहां बैठे हैं ये करीब करीब उतना ही 4 फीट तक रेती बन जाएगी। उसमें कोई भी पेड़ पौधे फसल नहीं आएगा, एक भी पंछी बाकी नहीं रहेगी, भैंस जैसे प्राणियां मर जाएंगे। हम भी कुछ दूसरा उपाय करके जैसे अरब लोग रहते थे वैसा रहने की स्थिति हम पर भी आ सकता है। तो पानी तो हम देखते देखते जो 2 फीट में ग्रीष्म काल में हम पानी निकालते थे नदी नालों में, आज हमें 1000 फुट 1500 फुट नीचे जाने लगे तो सब आर्सेनिक उसमें आ रहे हैं और कुछ उसमें आ रहे हैं, उसको ही हम शुद्ध पानी करके पी रहे। ये सभी चीजों को देखते हुए हमारे यहाँ कोल्हापुर हमारा एक डिस्ट्रिक्ट है, मैं आपको बताता हूं 22 चीनी मिल है हमारे यहाँ, पूरा गन्ना बेल्ट है। तो हर परिवार बहुत पैसा कमाते हैं। हमारे यहाँ पर कैपिटा इनकम में भारत में 2 नंबर पर है हम कोल्हापुर के लोग। मगर हमारे कोल्हापुर में 3000 हॉस्पिटल है। हर दिन कम से कम, मैंने कम से कम कहा कि 3000 ऑपरेशंस होते हैं। एक ऑपरेशन के लिए आप 25-30 हजार पकड़ के चलिए, कोई 60,000 भी लगता होगा, किसी को लाख भी लगता होगा। और करीब करीब 4000 मेडिकल शॉप है हमारे डिस्ट्रिक्ट में। किसी का भी धंधा 10,000 से कम नहीं होता है, किसी का 1,000 होता है तो किसी का 2 लाख 3 लाख होता है। सरासरी हम 10,000 भी पकड़ेंगे तो हर दिन हमारे एक ही डिस्ट्रिक्ट में आप विश्वास नहीं रख पाएंगे कि 300 रुपए हेल्थ पर कैपिटा, म्हणजे इसका मतलब कि हर व्यक्ति को 300 रुपए की खर्चा हर दिन है हमारे डिस्ट्रिक्ट में। हमारी 40 लाख की जनसंख्या है तो कुल ये हॉस्पिटल पर जो खर्चा हो रहा है उसको देखा जाए तो करीब करीब 300 रुपए खाने के लिए खर्चा नहीं करता है आदमी अपने घर में, मगर 300 रुपए की दवा हर व्यक्ति के लिए पड़ता है। तो ये स्थिति ऐसी हो गई कि हमारे यहाँ एक एक तहसील ऐसे है कि उसमें 28,000 30-30 हजार कैंसर पेशेंट हैं। हमारे यहाँ कोल्हापुर सिटी एक में ही 4 कैंसर हॉस्पिटल बड़े हैं। हर दिन 500 लोगों को रेडियोथेरेपी दिया जाता है, 600-800 लोगों को केमोथेरेपी दिया जाता है। ये मैं किसी एक डिस्ट्रिक्ट की बात नहीं कर रहा हूं, आपने सोचा नहीं, आपके आसपास में भी यही स्थिति है। आप जिस भी डिस्ट्रिक्ट लेंगे जो आगे गई है ऐसा आपको लगता है, बहुत एडवांस डिस्ट्रिक्ट है आपको लगता है ना, उसके जड़ में जाके आप ढूंढेंगे तो यही स्थिति देश भर में है, जिसको पंजाब भुगत रही है और नीचे वायनाड भी भुगत रही है और बीच वाले हम जो है हमारे भी स्थिति यही है। आप इतने ही सोचते हैं कि हमारे दरवाजा तक अभी तक आए नहीं, आया है हमने देखा नहीं उसको। बस जिस दिन हम आंख खोल के देखेंगे उस दिन हम नींद चैन से नहीं ले पाएंगे। इसलिए ये ज्वलंत समस्या जो है, ये पंच महाभूतों की असंतुलन जो है इसी के वास्ते निर्माण हुआ है। इसको संतुलित करने की दायित्व हम सब पर है। इसीलिए भैया जी ने इसको फिर एक बार लोकोन्मुख कर दिया कि इसके बारे में चर्चा चले, चिंतन चले, इसके बारे में प्रयोग जो चल रहे हैं वो लोगों को समझे, लोग सीखे और आचरण करें। फिर एक बार हम जागृत हो जाए और हमारे देश को पहले जैसे थी वैसे बनाने में हम समर्थ हो जाए। तो इसी कड़ी में दीनदयाल शोध संस्थान ने इस जल तत्व के बारे में और किसान संघ ने मृदा तत्व के बारे में, फिर और कई संगठनों ने अलग अलग तत्वों को लेकर देश भर में यह अभियान चलाया।
तो हमारे लिए आवश्यक है कि हम पढ़े लिखे लोग इसके बारे में, हम किसी सिनेमा के बारे में बात करते हैं, राजनीति के बारे में बहुत समय व्यतीत करते हैं, जहां बैठते उठते तब थोड़ा हमारे बातों में पंचमहाभूत आने लगेंगे, इनकी प्रदूषण और क्षरण की बातें आने लगेंगे, तो जरूर लोग सोचने लगेंगे। फिर हर व्यक्ति को सोचना है कि मैं क्या करना चाहिए, क्योंकि मैं भी 100 ml पेशाब करके 10 लीटर का एक टंकी खाली करता हूं, तो मुझे सोचना चाहिए कि ये योग्य है क्या। मैं सिर्फ मेरे सेविंग करते करते मैं 5-6 लीटर पानी को व्यर्थ जाने दे रहा हूं, ये ठीक है क्या, ये मुझे सोचना होगा। क्योंकि मैं नहीं सोचूंगा तो हम 140 करोड़ लोग हो गए, 140 करोड़ लोग हर दिन 20-25 लीटर में ये गाड़ी धोता हूं, तो एक गाड़ी के लिए 2 बकेट लेके धोऊंगा तो मेरी गाड़ी 2 बकेट में ठीक होगा, नहीं तो 1 बैरल भी पानी मुझे कम पड़ते। तो इस तरह मैं सोचूंगा तो छोटी छोटी चीजों में, मट्टी बचाने में, पानी बचाने में, हवा को बचाने में, ऊर्जा बचाने में। मेरे घर में मैं घूमता हूं तो उस कमरे में कोई काम नहीं, फैन घूम रही है, फ्रिज चल रहे, फ्रिज ऐसे चला रहे, फ्रिज में आधा लीटर दूध रखे है, उसका कीमत होता है 10-12 रुपए, मगर लाइट बिल आता है 15-20 रुपए। तो कभी कभी हम सोचते नहीं कि क्या कर रहे हैं, तो जरूर हमें सोचने की आवश्यकता है और इनको बचाने की आवश्यकता है। इसी के लिए ये अभियान शुरू हुई है। और उज्जैन के महाकालेश्वर जी के इस स्थान पर नदी तट पर ही, हम नर्मदा जी के तट पर ही यह आयोजन करके हम जागृति निर्माण के लिए करने के लिए ही शायद अतुल जी और अभय जी उनके सभी साथियों ने यह प्रोग्राम रखा और हम देश भर के कई लोगों को इसमें बुलाया और इनका देख देख कर हम भी इसमें उतरे हैं। हम भी इसी प्रोग्राम को फरवरी में कोल्हापुर में करने जा रहे हैं। इसको पंच महाभूतों के ऊपर बढ़िया प्रोग्राम करने जा रहे, जिसमें 25-30 लाख लोग शामिल होंगे और लोकोत्सव के रूप में लोगों के लिए और लोग ही उसको आचरण करेंगे, ऐसे एक लोकोत्सव करने जा रहे हैं। उसके लिए आप लोगों को मैं सभी को सादर आमंत्रित करता हूं और हमें यहाँ बुलाया और आप सब लोगों का दर्शन करवाया और इस सत्र में शामिल होने की एक अवकाश भी दिया। और इस चिंतन मंथन में हम जितना बात करते तो उतनी एक हम समझ के चलना चाहिए, जितने इन पंच महाभूतों पर बात करेंगे और बात सुनेंगे तो हमारी जिम्मेदारी हर फल बढ़ता जाता है, तो हमारी जिम्मेदारी भी बढ़ाई। इसलिए मैं अतुल जी को और उनके सभी साथीदारों को धन्यवाद देता हूं। नमस्कार। जिनको अभी हम ध्यान से सुन रहे थे परम पूज्य काट सिद्धेश्वर जी महाराज, राष्ट्रवादी चिंतक, मौलिक विचारक और जिनको मैं सोशल रिफॉर्मर भी कहूंगा। कई ऐसे विषय विमर्श के लिए वे उठाते हैं जो पूरे समाज और मानवता को बचाने के लिए आवश्यक है। ऐसे परम आदरणीय हमारे मार्गदर्शक श्रीमान भैया जी जोशी भाई साहब, हमारे देश के जल शक्ति मंत्री, प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जल जीवन मिशन सहित अनेकों प्रकल्प चलाने वाले आदरणीय श्री गजेंद्र सिंह शेखावत जी, डॉक्टर अनुपम मिश्र जी, जन अभियान परिषद, जिसको मैं जल अभियान परिषद भी कहूं तो अतिशयोक्ति नहीं होगी, उसके दोनों उपाध्यक्ष विभाष जी, जितेंद्र जी, आदरणीय अतुल जी, दीनदयाल शोध संस्थान से भी पधारे हुए सभी साथीगण, आदरणीय संतगण और पूरे देश से यहां पधारे हुए अलग अलग विशेषज्ञ बहनों और भाइयों, मैं आप सबको प्रणाम करता हूं और महाकाल महाराज की इस धरती पर, मां चित्रा के तट पर आप सबका हृदय से स्वागत करता हूं, आप सबका अभिनंदन करता हूं। अभी अतुल जी ने और पूज्य महाराज जी ने भी समस्या की विकरालता की तरफ हमारा ध्यान आकर्षित किया।
रूस यूक्रेन का युद्ध चल रहा है। कई लोग कहते हैं कि ये विश्व युद्ध में भी परिवर्तित हो सकता है। सारी दुनिया में तनाव है, लेकिन संतोष की बात एक है कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सारी दुनिया कई बार देखती है कि भारत शायद कोई समाधान निकाल दे। लेकिन एक और चर्चा होती है दुनिया में कि तृतीय विश्व युद्ध अगर ऐसे रुक गया तो लोग कहते हैं कि वो जल के लिए हो सकता है। रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी मिले न उबरे मोती मानस चून। हमारे कवि गाते हैं ऋग्वेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद, जलो जलो व्यापा, जल ही अमृत है। भारतीय संस्कृति के बारे में जरा गहराई से विचार कीजिए। भारतीय संस्कृति एकात्मवादी है। हजारों साल पुराना ज्ञात इतिहास हमारा। दुनिया के तथाकथित विकसित देशों में जब सभ्यता के सूर्य का उदय नहीं हुआ था, तब हमारे देश में वेदों की ऋचाएं रच दी गई थी। सारे झगड़ों को दरकिनार करते हुए भारत ने दुनिया से कहा था एकम सद विप्रा बहुधा वदंती, वसुदैव कुटुंबकम। यह मंत्र इसी धरती से गूंजा। और एक बात जो मैं बार बार कहता हूं और मुझे सदैव प्रेरणा देती है, देखिए हमारे पूर्वजों के सोच की गहराई को। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, और प्राणियों में सद्भावना, केवल मनुष्य मात्र में नहीं। और बात कही विश्व का कल्याण। लेकिन विश्व का कल्याण कैसे होगा? हमारे ही ऋषियों ने कहा सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुर्भाग भवेत्। सब सुखी हो, सब निरोग हो, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो। लेकिन वो होगा कैसे? अगर उसका रोड मैप भी देखें तो हमारे ऋषियों ने, हमारे पूर्वजों ने बताया है। हम जो यहां बैठे हैं मनुष्य, जो सुखी रहना चाहते हैं, दो चीज सब चाहते हैं। एक, हम खूब जीना चाहते हैं, कोई कभी मरना नहीं चाहता। कई बार हम चिंतित भी इसलिए कि यार अब जल्दी नहीं मर जाएं, कैंसर वैंसर हो रहे हैं, इसलिए जल तत्व की भी सोचो, नहीं तो सोचते ही नहीं। हम खूब जीना चाहते हैं, लेकिन सुखी जीना चाहते हैं। और सुखी जीवन क्या है? प्रारंभिक विचार करो तो रोटी, कपड़ा, मकान, पढ़ाई, दवाई का इंतजाम वो जरूरी है। शरीर का सुख, मन का सुख, बुद्धि का सुख, उसका विवेचन नहीं करूंगा, लेकिन उससे भी बढ़ के आत्मा का सुख। सुखी रहना है। लेकिन फिर यह भी कहा कि सुखी रहना तो मनुष्य के अकेले के सुख का विचार थोड़ी करेंगे। मनुष्य के साथ समाज भी है, मैं के साथ हम भी है, इसलिए समाज के सुख का भी विचार करो। लेकिन इससे और अगर आगे जाएं तो इस धरती पर केवल मनुष्य नहीं है, मनुष्य के अलावा भी कोई है। पशु है, पक्षी हैं, चिड़ियाओं का कलरव सुनाई दे रहा है। ये पशु, पक्षी, गाय हमारी माता है, 33 करोड़ देवताओं का वास है। यही भाव तो है। अब उनका भी विचार करो। और उनका विचार करना है जीव जंतुओं का, कीट पतंगों का, तो फिर पेड़ पौधों का भी करो। इसलिए तो अब जल अर्पित किया है तो पेड़ को ही अर्पित किया है, उसकी भी चिंता करो। पेड़ पौधे, उसके बाद आगे बढ़े तो नदियां, गंगा, सिंधुश्च, कावेरी, यमुना च सरस्वती, रेवा, महानदी, गोदा, ब्रह्मपुत्र, पुनात्मान। हमने जलवाह का नहीं माना, मां, इसलिए मां की पूजा करो। और केवल नदियों में नहीं। अब आप कह रहे तो कलश, जब भी पूजा का कोई काम करते हैं तो कलश पूजा तो होती है। बिना कलश की पूजा के कलश में जल, और कल्पना करते हैं कि सभी नदियों का और समुद्रों का जल छोटे से कलश में समाहित है और पूजा करो।
तो जल की पूजा है, नदियों की पूजा है, क्योंकि इसके बिना काम नहीं चल सकता। नदियों, पर्वत, पहाड़ों में, ग्रह नक्षत्र तारों में फिर एक ही चेतना है, तो सबका विचार करो। और सबका विचार करना है, अपना विचार करते हुए तो गहराई में जाओ तो फिर वो आते हैं पंच महाभूत। उसके असंतुलन की अभी बात हो रही थी। तुलसी बाबा ने कितने सुंदर शब्दों में कहा है, क्षिति जल पावक गगन समीरा, पंच तत्व ये अधम शरीरा। ये पांचों तत्व है, धरती, मिट्टी, जल, अग्नि, आकाश, वायु। अब ये पांचों तत्व का संतुलन नहीं रहेगा तो धरती का संतुलन भी बिगड़ेगा। और बिगड़ा कैसे, स्वामी जी आपको बता रहे थे, महाराज जी आपको बता रहे थे, मैं उसके विस्तार में नहीं जाऊंगा। और इसलिए समस्या तो है, नदियां प्रदूषित हो गई, नदियों के किनारे जितनी सभ्यताएं विकसित हुई, अब गंगा जी हो, अभी प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में काम चल रहा है कैसे गंगा जी को स्वच्छ करें, काफी आगे बढ़े भी हैं। अब जन अभियान परिषद में बैठी नर्मदा जी कल कल छल छल करके बहती रहे, इसलिए निकली नर्मदा सेवा यात्रा, जन जागरण का अभियान। क्योंकि नदियां प्रदूषित किसने की, पाप किया तो हमने किया। फ्लश के टॉयलेट बन गए और फ्लश किया पानी, और धड़ 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 जाए नदियों में, नदियों से जाए समुद्रों में। खेतों में खाद डल रही है, दे यूरिया, दे डीएपी, और फिर दे दो पानी, तो यूरिया, डीएपी, पानी धरती को भी प्रदूषित कर रहा है, और वो जल पूरा का पूरा नदियों में भी जा रहा है, समुद्रों में भी जा रहा है। हमने प्रकृति का शोषण किया है। भारतीय चिंतन कहता है प्रकृति का शोषण मत करो, प्रकृति का दोहन करो। शोषण और दोहन में अंतर है। अगर आम के पेड़ में आम के फल लगे तो फल तोड़ के खाओ, इसको कहते हैं दोहन। और कुल्हाड़ी लेके आम का पेड़ काट दो, इसको कहते हैं शोषण। ये शोषण के परिणाम में स्वार्थी हो गए हम। भौतिक प्रगति की चाह में हमने धरती के अस्तित्व पर ही प्रश्न चिन्ह लगा दिया। मारो, खोदो ट्यूबवेल, लगाओ मोटर, निकालो पानी। अब उतना पानी धरती में जाता ही नहीं है, निकलता जा रहा है। तो महाराज जी कह रहे थे 1000 फीट 2000 फीट नीचे चला गया पानी, नीचे नहीं जाएगा तो कहां जाएगा। और ये समस्या ये है, मैं समस्या पे बोलता और रोता रहूं, इससे काम नहीं चलेगा। समस्या का समाधान चाहिए। और इसलिए भैया जी, भाई साहब को, दीन दयाल सोच संस्थान को मैं बहुत धन्यवाद देता हूं। आपने पंच तत्व और यहां जल तत्व के बारे में विचार किया। क्योंकि हम सोचेंगे तो कार्य योजना बनेगी, और कार्य योजना बनेगी तो क्रियान्वित होगी। घबराने की जरूरत नहीं है जी, चिंतित रहने की जरूर है। लेकिन मैं ये भी नहीं कहूंगा मर जाएंगे, बर्बाद हो जाएगा। काय को बर्बाद हो जाएगा, हम मिलकर ठीक करेंगे। इसलिए जागो, इसलिए तो जल तत्व पे कार्यक्रम हो रहा है, और इसलिए यहां से समाधान का रास्ता निकलेगा। और इसलिए हम सोचें उसी में कि दोहन, और उसके साथ साथ प्रकल्प बहुत प्रारंभ हुए। केंद्र सरकार ने जल शक्ति मंत्री बैठे, अनेकों योजनाएं बनी। मैं उनके विवेचन में भी नहीं जाऊंगा। अब मध्य प्रदेश की धरती पर हम लोगों ने प्रयास किया, जन अभियान परिषद ने किया। 4 लाख जल संरचनाएं बनाई गई है पूरे मध्य प्रदेश में। खेत का पानी खेत में, गांव का पानी गांव में रोकने के लिए। प्रधानमंत्री जी ने कल्पना दी अमृत सरोवर, खुद रहे अमृत सरोवर जगह। ऐसा नहीं कि काम नहीं हो रहा, पानी रुक रहा है, धरती में नीचे भी जा रहा, पुनर्भरण भी हो रहा है। जन अभियान परिषद ने 313 नदियां, उनको पुनर्जीवित करने का काम हाथ में लिया है। नर्मदा जी, क्षिप्रा जी,
अब मैं केवल पैसे से नहीं आंकता, लेकिन पैसे की भी जरूरत होती है। तो नर्मदा जी कैसे स्वच्छ रहे, कल कल छल छल करके बहती रहे, इसलिए नर्मदा जी के तटों पर पेड़ लगे, क्योंकि नर्मदा जी ग्लेशियर से नहीं निकली। नर्मदा जी तो साल के घने जंगलों से वर्षा जल अवशोषित करते हैं वो, और जड़ें उस पानी को शोषित करके रखती है। जब बरसात नहीं होती तो आसपास नमी बनाए रखने के लिए वो पेड़ बूंद बूंद जल छोड़ते हैं, और वही बूंद बूंद जल नर्मदा जी की धार बन जाते हैं। तो अब प्रयास चला वृक्षारोपण का अभियान। अब मुझे लगा कि शिवराज भाषण देने से काम नहीं चलेगा, रे तो रोज तू पेड़ लगा, तो मैं रोज पेड़ लगाता हूं। अंकुर अभियान हमने शुरू किया तो जन्मदिन पे लाखों लोग मध्य प्रदेश में पेड़ लगा रहे हैं। अपने जन्मदिन पे लगाओ, मैरिज एनिवर्सरी। मैं कहता हूं शादी की इससे बढ़िया बरसगांठ कोई हो सकती है क्या कि पति पत्नी दोनों मिलकर पेड़ लगा दें। पर्यावरण बचाना है। बच्चों के जन्मदिन पे पेड़ लगाओ। मेरे साथ तो कई ग्रुप आते हैं पेड़ लगाने, तो जागृति कहने का प्रयास चल रहा है। पानी का संतुलित उपयोग कैसे, जल शक्ति मंत्री जी यहां बैठे हुए। कई बार कुछ भौतिकवादी सोच ऐसा होता है कि एक व्यक्ति को 55 लीटर जल चाहिए। काहे के लिए चाहिए भैया? क्या करेगा 55 लीटर का? ये सरकारी सोच कई बार हो जाता है। कितना पानी चाहिए? बोले 55 लीटर। क्या डूब के मरेगा 55 लीटर में? गजन सिंह जी हम लोग मुझे आ जाते हैं अफसर, कहते 55 लीटर प्रति व्यक्ति। काहे के लिए 55 लीटर? अगर 5 लीटर में काम चल रहा तो 5 लीटर बहुत है। तो हम पानी को बचाएं कैसे? एक एक बूंद बचाएं कैसे? प्राकृतिक खेती का अभियान चल रहा है, अभी भी शुरू हुआ है। बिना केमिकल फर्टिलाइजर की खेती होनी चाहिए। अब मध्य प्रदेश में बहुत बड़ा काम नहीं कर पाए, लेकिन 53,000 किसान इस साल प्राकृतिक शुद्ध जीवामृत घनामृत वाली प्राकृतिक खेती कर रहे हैं। हमने किसानों से कहा कि भैया पूरे में मत करो, अगर तुम्हारे पास 5 एकड़ है तो 2.5 में करो, तुम एक्सपेरिमेंट करके देखो। और मैं खुद भी कर रहा हूं। मैंने कहा सबसे पहले तू कर, शिवराज नहीं मानेगा कौन? कहेंगे मुख्यमंत्री केवल उपदेश देता रहता है। मैं भी भाई सब कर रहा हूं। हम प्रयोग करके सफल करके बताएं नदियां कैसे हमारी प्रदूषित होने से बचे। सरकारी योजनाएं भी, लेकिन समाज की भी जवाबदारी। कई बार मैं यहां की बात नहीं करता, लेकिन कई लोग केवल सरकार से कहते रहते तुम ही करो। हम जितनी प्रदूषित कर सकते हैं करेंगे, और अगर बत्ती देना है तो सरकार को देंगे। मीडिया के मित्र रोज बताओ, लेकिन केवल सरकार से होगा क्या? समाज को मिलकर करना पड़ेगा। और इसलिए यह दायित्व बोध का कार्यक्रम है। मध्य प्रदेश में हमने जो 5 चीजें, जो संकल्प हम कराते हैं सरकार के समाज को साथ लेके, जन अभियान परिषद सरकारी नहीं, वो समाज के विभिन्न जो अलग अलग संगठन उनको साथ जोड़ के, एनजीओ जिनको कहते हैं, उनके साथ काम करते हैं। हम लोग 5 चीजें लोगों से प्रयास करते हैं, करवाते हैं। 1, पानी बचाओ। कम से कम जल का उपयोग कैसे कर सकते हैं, कम पानी में सिंचाई कैसे हो सकती है। हमारे जल शक्ति मंत्री बैठे हैं। अब जितनी भी योजना बन रही है, आदरणीय गजेंद्र सिंह जी, हमने नहर वाली खत्म कर दी। प्रेशराइज्ड पाइप वाली, पाइप से पानी आएगा, 2.5 हेक्टेयर तक के चक में जाएगा। वहां किसान अपना सिस्टम लगाएगा ड्रिप का या स्प्रिंकलर का, और उससे सिंचाई करेगा। दुगनी सिंचाई हो जाएगी लगभग। काहे के लिए? नहर में पानी आ रहा है। पहले पहले जब बांध बने, नहर में पानी आया और वो कुलावा, कोई बंबू कहते थे, पूरा बंबू खोल दो और अपना खेत भर दो पूरा का पूरा। तो वो तरीके बदल रहे हैं कि कम पानी में कैसे बेहतर सिंचाई और वैसे बेहतर फसल हो सकती है। पुनर्भरण का कार्यक्रम। अब मैं एक दिन फोन पे बात हुई गजेंद्र जी से, उन्होंने कहा वो हर गांव में जल जीवन मिशन प्रधानमंत्री जी का है, पीने का पानी। तो मैंने निकाली सूची, 10,000 9,000 कुछ गांव ऐसे निकले जहां हम अगर ट्यूबवेल बोर भी कर दें तो बरसात में सर्दी में तो पानी आएगा, लेकिन बाद में पानी नहीं बचेगा, नीचे चला जाएगा। अब वहां क्या करें? तो हमने कहा भैया बनाओ चेक डैम, स्टॉप डैम, छोटे छोटे तालाब खोदो, पानी धरती के अंदर भेजो। पानी जब धरती में होगा तो नलों में आ जाएगा। और कई जगह हम लोगों ने देखे ऐसी रचनाएं बनी तो वाटर लेवल ऊपर आ गया। तो मैं दोनों चीजें आज निवेदन करना चाहता हूं। सारे प्रयास में बताऊं इसकी आवश्यकता नहीं है। स्थिति चिंता पैदा करने वाली है, इसमें कोई दो मत नहीं। पर्यावरण बिगड़ रहा है, क्लाइमेट चेंज,
जलवायु परिवर्तन, ग्लोबल वार्मिंग, बड़ा संकट है धरती पर, बड़ा संकट है धरती पर। अब कहते हैं अगर ये स्थिति रही तो 2050 तक धरती की सतह का तापमान 2 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ जाएगा और उसके कारण ग्लेशियर पिघलेंगे तो समुद्र में पानी जाएगा, तो समुद्र का जल स्तर ऊपर उठ जाएगा, तो कई जो द्वीप है या समुद्र के किनारे के जो शहर है वो डूब जाएंगे। लेकिन हम चेत गए तो इस स्थिति से हम धरती को बचा सकते हैं और बचाना ही होगा, और कोई तरीका नहीं है। इसलिए धरती को बचाने का अभियान है ये। मैं इतना कहता हूं कि केवल भाषण नहीं, आप जितने भी विद्वान यहां बैठे हैं, क्योंकि मैं अधिकारी विद्वान नहीं हूं, मुख्यमंत्री कोई अधिकारी विद्वान हो भी नहीं सकता हर विषय का, लेकिन हमारा तो समाज प्राचीन समय से कहता है कि जो विद्वान हैं उनसे विचार लो और उस विचार को लेके वो जो राह दिखाए क्रियान्वित करो, तो समाज सुखी होगा, जनता सुखी होगी और शासन जो अपना उद्देश्य है सबका सुखी जीवन उसमें सफल होगा। और इसलिए राज्य के मुख्यमंत्री के नाते यह हमारा संकल्प भी है कि आप जो विचार हमको देंगे, आप जो राह दिखाएंगे, उस राह पर चलकर हम योजनाएं बना के कैसे, और केवल जल तत्व नहीं, 5 तत्वों की, मैं 5 चीजों की बात कर रहा था, पानी बचाओ, पेड़ लगाओ, एक बिजली बचाओ। मैं चूंकि मध्य प्रदेश के भी कई मित्र हैं, ऊर्जा साक्षरता अभियान हम चला रहे हैं। मैंने खुद संकल्प लिया है कि अगर नहाने हम जाते हैं स्नान घर में और उजाला है तो स्विच ऑन करने की जरूरत क्या है, वैसे ही नहा लो भैया। आजकल आदत हो गई है कि घर की सब बत्ती जला डालो, और मैं ये सच कह रहा हूं, मेरी आदत बन गई है कि मैं कमरे में से जब बाहर निकलता हूं, सीएम हाउस में भी, तो मैं स्विच ऑफ करके ही निकलता हूं। मैं ये इंतजार नहीं करता कि दूसरा आएगा कर लेगा। और एक रहस्य की बात आज और बता, तो मेरा झगड़ा अगर होता है सीएम हाउस में काम करने वाले मित्रों से, तो इसी बात पे होता है कि तूने ये बल्ब क्यों जला के रखा है, बुझा। अब वो कई पहले कहते थे कैसा मुख्यमंत्री है ये, बिजली के लट्टू के लिए डांट देता है ये तो। लेकिन बिजली बचाना पड़ेगा। एक हमारा बेटी बचाओ अभियान और एक नशा मुक्त समाज बनाओ। और ये भैया जी जैसे मनीषी के मार्गदर्शन में हमने सीखा है, इसलिए जल तत्व का ये कार्यक्रम पंच महाभूत के अलग अलग हो रहे हैं, निश्चित तौर पर समाज को भी दिशा देगा और सरकार को भी दिशा देगा। इस मंथन से जो अमृत निकलेगा उसको जनता के बीच में बांटने का सरकार की तरफ से समाज के साथ मिलकर हम विनम्र प्रयास करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम, नमस्कार। बोलिए महाकाल महाराज की। और महाकाल महाराज की जो अधूरी है तब तक जब तक के बोलिए छिपरा मैया की। देव भैया जी की प्रेरणा से देश भर में जो पंच महाभूत प्रकृति के 5 मूल तत्वों के इंडियन नैरेटिव को एक बार फिर री एस्टेब्लिश करने और वर्तमान के विज्ञान की विधाओं के साथ में उसे किस तरह से अलाइन किया जा सकता है, इसे लेकर के जो देश भर में विभिन्न कार्यक्रमों की श्रृंखला हो रही है और जो जिम्मा दीनदयाल शोध संस्थान को दिया गया जल तत्व को लेकर, उस श्रृंखला में मांडू से लेकर के अब आज पूर्णाहुति के समय हम सब लोग एक बार फिर मध्य प्रदेश की धरती पर मां क्षिप्रा के किनारे महाकाल के इस पवित्र भूमि में आए हैं। हम सब सौभाग्यशाली हैं कि हमें आज इस कार्यक्रम में कोल्हापुर के कनेरी मठ के महंत स्वामी कार सिद्धेश्वर जी महाराज का मार्गदर्शन मिला। हम सब और भी सौभाग्यशाली हैं कि हम सबको श्रद्धेय माननीय भैया जी का मार्गदर्शन भी अभी इसमें मिलने वाला है। आदरणीय शिवराज सिंह जी ने अपने अनुभव के आधार पर जिस तरह से
पंचमहाभूतों की संकल्पना और वर्तमान परिदृश्य में उस दिशा में जिस तरह से प्रयास किए जा रहे हैं उन सब के बारे में चर्चा की है। मंच पर उपस्थित जन अभियान परिषद के दोनों उपाध्यक्ष बंधु विभास जी, जिनके कंधों पर इस महती आयोजन की जिम्मेदारी भी थी, आदरणीय श्री जितेंद्र जी, मणिपुर विश्वविद्यालय के कुलपति आदरणीय श्री अनुपम मिश्र जी, जो इस पूरे आयोजन के अध्यक्ष भी हैं, मेरे भाई आदरणीय अतुल जी, सभागार में उपस्थित भारत सरकार के आईटी एंड टेलीकम्युनिकेशन के राज्य मंत्री श्री देबू सिंह चौहान जी, श्रद्धेय माखन सिंह जी, आदरणीय मोहन यादव जी, आदरणीय अनिल फिरोजिया जी, सभागार में उपस्थित देश के विभिन्न कोनों से आए हुए इस विधा में पारंगतता प्रवीणता रखने वाले ऐसे विषय विशेषज्ञ या जिन लोगों ने इस विषय में धरातल पर काम किया है, जिन सब कामों की चिंता श्रद्धेय स्वामी जी ने भी की, जिसके लिए प्रयास करने की आवश्यकता है और जिन प्रयासों को किया जा रहा है सामाजिक सहभागिता से, उन्हें मूर्त रूप से धरती पर उतारने वाले ऐसे सारे दूर दराज के क्षेत्र से आए हुए सभी इस समागम में, इस महाकुंभ में प्रतिभागीगण, पत्रकार मित्रों, मैं आप सबका स्वागत करता हूं, आप सबका अभिनंदन करता हूं। मेरा अनुभव पिछले भैया जी 30 साल लगभग मुझे सामाजिक जीवन में हो गए, छात्र संघ के अध्यक्ष के कालखंड से प्रारंभ करके आज तक। और इस 30 साल के कालखंड में अनेक कार्यशालाओं में, कॉन्फ्रेंसेस में, अनेक संगोष्ठियों में, अलग अलग तरह के वर्ग में, अभ्यास वर्ग में, राजनीतिक क्षेत्र की बैठकों में भी पिछले कुछ वर्षों से जो भाग लेने का मेरा अनुभव है, उससे दो चीजें मैंने जानी है। पहली तो यह कि जितनी भी कॉन्फ्रेंसेस होती हैं उसमें जिस अलग अलग उसके जो सेशंस हैं, जिस सेशन के लिए सर्वाधिक मेहनत की जाती है, जिस सेशन के लिए सर्वाधिक समय दिया जाता है, वो हर एक संगोष्ठी का, लगभग हर एक संगोष्ठी का, शायद कुछ अपवाद हो सकते हैं, लेकिन लगभग हर एक संगोष्ठी का वो सत्र उद्घाटन का सत्र होता है और वो सत्र उस पूरी संगोष्ठी का सबसे अनुपयोगी सत्र होता है, लीस्ट प्रोडक्टिव। क्योंकि जितने सारे विषय विशेषज्ञ आए हैं उसमें सब में खड़े होकर के एक मुख्य अतिथि, मेरे जैसा कोई राजनेता आकर के खड़ा होकर के एक घंटे तक अपनी सरकार की योजना और अन्य विषयों पर वहां पर चर्चा करता है। और दूसरा मेरा व्यक्तिगत अनुभव, प्रैक्टिकल जो मैंने देखा, माने भैया जी इन सारी संगोष्ठियों में जो सबसे कठिन सत्र होता, सबसे चैलेंजिंग, वो सत्र होता है भोजन के ठीक बाद वाला सत्र। जब मैं मंच के सामने बैठता था तो मेरी चुनौती ये होती थी कि अपने आप को जगाए रखना है, लेकिन जब से मैं आप सबके आशीर्वाद से, शुभकामनाओं से मंच पर सामने बैठने लगा हूं, तब चुनौती दोहरी हो गई। अपने आप को भी जगाए रखना है और जो नहीं जाग पा रहे हैं उनको जगाए रखने के लिए भी बातचीत करनी। लेकिन आज मैं सौभाग्यशाली हूं कि ये दोनों ही विषय, मेरी जो दोनों ही भ्रांतियां और अनुभव थी, वो शायद कहीं आज जो है कुछ उसमें कुल्हाड़ी चल करके कमी आई है। पूजनीय स्वामी जी ने, आदरणीय शिवराज जी ने जिस तरह से विषय को रखा है, और आज इस पूरे प्रयास जो लगभग पिछले 8-10 महीने से हम सब लोग कर रहे हैं, उस प्रयास में, इस पूरी यात्रा में हमने क्या सोच करके प्रारंभ किया था और हम कहां तक पहुंच पाए, इस सब पे माननीय भैया जी का मार्गदर्शन भी हमें सब मिलेगा। मित्रों, पानी के विषय में यदि मैं आप सबसे यह चर्चा करूं कि पानी की बड़ी चुनौती है, जैसा शिवराज जी ने कहा, तीसरा विश्व युद्ध, लोग इस बात की चर्चा करते, मैं नहीं मानता कि इस तरह का विश्व युद्ध कोई पानी को लेकर के होगा। और आप सब लोगों को सामने खड़े होकर के मैं यदि इस बात की चर्चा करूं कि पानी की उपलब्धता कितनी है, किस तरह से चुनौती है, श्रद्धेय स्वामी जी के प्रवचन के बाद में मैं इस बात की चर्चा करूं कि भारतीय मनीषा क्या इसके बारे में कहती थी,
मुझे लगता है कि वो अप्रासंगिक भी है और अनावश्यक भी है। और मैं तो ईमानदारी से इस बात को स्वीकार करता हूं कि आज से लेकर के कल शाम तक जब इस कॉन्फ्रेंस में, आज के इस कार्यशाला में मैं आप सब लोगों के बीच में हूं, मैं शुद्ध रूप से इसी मानसिकता के साथ में आप सब के बीच में हूं कि मैं ज्यादा से ज्यादा आप सब लोगों के प्रयासों से क्या सीख सकता हूं और उसे किस तरह से सरकार के सहयोग से हम और अधिक आगे बढ़ा सकते हैं। श्रद्धेय स्वामी जी ने चर्चा की, आदरणीय शिवराज जी ने भी उसके बारे में प्रकाश डाला। हमारे देश में जो कुछ भी देता है, हमारे ऋषियों मनीषियों ने उसे देवता के रूप में पूजने का विधान किया था। चाहे वृक्ष होंगे, चाहे वायुमंडल होगा, चाहे पानी होगा, नदियां होंगी, चाहे जो है गाय गौ माता होगी, माता पिता होंगे, गुरु होंगे, जो कुछ भी देता है वो देवता है। और ऐसा हमारे ऋषियों मनीषियों ने अनायास नहीं किया था। लोग कहते हैं कि वो कवि की पंक्तियों को दोहराते हैं, यूनान मिस्र रोमा सब मिट गए, जहां से कुछ बात है कि अस्थि मिटती नहीं हमारी। मुझे एक दिन किसी एक मित्र ने इसके विषय में चर्चा करते हुए पूछा कि ऐसा कवि ने कहा, उसके पीछे क्या उसका मंतव्य होगा। और अगर एक सामान्यतः कि आपको ऐसा लगता है कि आपसे यदि पूछा जाए कि इसका क्या कारण होगा कि यह जो है हमारी यह सनातन संस्कृति क्यों नहीं मिट पाई, और मैंने सहज रूप से उस दिन उसे जो उत्तर दिया था, मुझे लगता है कि आज वो और भी प्रासंगिक हो गया है कि जितनी दुनिया में सभ्यताएं हमारे बाद में भी अगर विकसित हुई तो वो काल के प्रवाह में कहीं न कहीं काल कबलित हो गई, काल के प्रवाह में समा गई। भारत की यह संस्कृति अक्षुण्ण, अनविरत, अविरल इसलिए बनी रही कि भारत के समाज में भगवान का वस्त्र धारण करके इस संस्कृति को प्रवाहमान बनाए रखने के लिए बहुत सारे लोगों ने ऋग्वेद काल से लेकर के आज तक अपना जीवन दिया है। और मैं ये मानता हूं कि अगर समाज के को इस तरह से निरंतर मार्गदर्शन करने वाले लोग और समाज को इस तरह से मार्गदर्शन करने वाली क्षमता वाले लोग, चाहे स्वामी जी की तरह उन्होंने भगवा पहना होगा या भैया जी की तरह नहीं पहना होगा, वो अगर समाज को इस विषय के लिए जागृत करने की जिम्मेदारी उठा ले तो निश्चित रूप से परिवर्तन हो सकता है और सकारात्मक हो सकता है। ऋषियों मुनियों ने समाज को धर्म के माध्यम से इन सब विषयों के साथ में बांधा और जोड़ा था। धर्म के बंधन से, धर्म के ऋजु से बांध करके, क्योंकि सामान्य मानवी को सिर्फ उसी के माध्यम से सिखाया और समझाया जा सकता था, जोड़ा जा सकता था, यह जान करके। वो जानते हुए कि ये पीपल का वृक्ष जो है 24 घंटे ऑक्सीजन देता है, उस 1000 साल पहले भी हमारे लोगों, हमारे ऋषियों मनीषियों को हजारों साल पहले भी इस बात की जानकारी थी। नदियां हमें जीवन प्रदान करती हैं, ये हजारों साल पहले भी जानकारी थी, लेकिन उस जानकारी से लोगों को वैज्ञानिक तरीके से नहीं समझाया जा सकता था, इसलिए उनको समझाने के लिए धर्म के तत्व का, उसके बंधन का उपयोग किया गया। लेकिन धर्म का बंधन जिस तरह से इस भौतिकवाद की दौड़ में और पाश्चात्य संस्कृति के अंधानुकरण करने के चलते क्षीण हुआ, उसके चलते हम सब इन सब चीजों से दूर हटते गए और हटने के कारण से आज ये अभिशाप हम सब भोगने के लिए विवश हुए। मैं जब बीकानेर में उस दिन चर्चा कर रहा था तब भी अतुल जी मैंने कहा था कि मेरी दादी मां, उनसे जब एक बार मैंने बचपन में पूछा था कि दादी मां कि ये आप भोजन करने से पहले पानी से शुद्ध भोजन को शुद्ध करती हैं, नहाने जाती हैं तो गंगा से, यमुना से, गोदावरी सारी नदियों को याद करती हैं, पूजा करने से पहले कलश का पूजन करती हैं, आचमन करती हैं, हर जगह आप जल को मानती हैं, जल को जगदीश मानती हैं, नदियों का जल घर में रखती हैं, सब तरह का सिंचन पूजन करती हैं। लेकिन हमारे देश में पानी तो है सब जगह नदियों में गंदा हो रहा है। तो उन्होंने सहज रूप से उस दिन उत्तर दिया था। उन्होंने कहा था कि बेटा पहले पानी के घर हम जाते थे पानी लेने के लिए, अब पानी तुम्हारे घर आने लग गया है, इसलिए उसकी इज्जत कम हो गई है, इसलिए जो है उसके साथ में ये सब चीजें जुड़ गई। एक सामान्य महिला जो कभी विद्यालय में भी नहीं गई, कभी फॉर्मल एजुकेशन के दौर से नहीं गुजरी, लेकिन पीढ़ी दर पीढ़ी जिस तरह से ज्ञान हस्तांतरित होता था, उसके चलते हजारों हजार पीढ़ियों तक कभी भी ये बीच में क्षरण नहीं आया, ये सेतु नहीं टूटा। लेकिन जिस तरह से पारिवारिक व्यवस्थाएं बदली इस भौतिकवाद के चलते, उसके कारण से धर्म का बंधन भी और पीढ़ी दर पीढ़ी ये संस्कारों के हस्तांतरण का विषय भी समाप्त होता गया, क्षीण हो गया। इसलिए हमारे सामने चुनौतियां हैं। और आज
दुर्भाग्य देखिए कि जिस देश में जल को जगदीश मानने की परंपरा थी, उस देश में दुनिया के सबसे ज्यादा कंटेमिनेटेड वाटर रिसोर्सेज हैं। दुनिया के सामने चुनौती बड़ी है, बेशक बड़ी है। मैं जब पिछले माननीय मोदी जी के कार्यकाल में जब मुझे कृषि मंत्री के नाते काम करने का अवसर मिला था, मैं दुनिया भर के एग्रीकल्चर के कॉन्फ्रेंसेस में जाता था, कन्वेंशंस में जाता था, वहां पे भी इस बात को अनुभव करता था कि पूरी दुनिया के लोग 2050 में दुनिया को भोजन कैसे मिलेगा, 9 अरब से ज्यादा आबादी को भोजन किस तरह से कराया जा सकेगा, इसको लेकर के चिंतित थे। और आज जब मैं जल मंत्री होने के नाते देश दुनिया में जाता हूं तो सभी लोग की जल की उपलब्धता कैसे होगी, इसको लेकर के चिंता। और ये दोनों विषय क्योंकि डायरेक्टली कोरिलेटेड है, परस्पर निर्भर है, इसलिए निश्चित रूप से ये चिंता जो है ये बड़ी दिखाई देती है। क्लाइमेट चेंज का प्रभाव हम सबको दिखाई दे रहा है। पहले आज से कुछ साल पहले तक भी क्लाइमेट चेंज को हम नेक्स्ट जनरेशन चैलेंज ऐसा करके लिखते थे, मानते थे। कुछ साल पहले तक भी नेक्स्ट डिकेडल चैलेंज ऐसा करके मानते थे। लेकिन आज तो हमारे दरवाजे पर खटखटा रहा, हम सब अनुभव कर रहे हैं। जिस तरह से रेनफॉल पैटर्न्स चेंज हुए हैं, जिस तरह से एवरेज रेनफॉल अगर टोटल पर्सपिटेशन को काउंट करें तो शायद 50 साल पहले था, उतना ही आज भी होगा। लेकिन रेनफॉल पैटर्न होने के कारण से हमारी नदियों को जिस तरह से चैलेंजेस बढ़े, शिवराज जी ने अभी चर्चा की, ट्यूबवेल खोद करके हम जिस तरह से अतिदोहन कर रहे हैं। ग्रीन रिवॉल्यूशन हुआ, लेकिन ग्रीन रिवॉल्यूशन का मूल कारण जो अगर कोई आधार था तो वो ट्यूबवेल टेक्नोलॉजी थी, उसके कारण से हुआ। लेकिन ट्यूबवेल टेक्नोलॉजी के होने के कारण से उसका हमने जिस तरह से विड्रॉल किया और हम दुनिया के सबसे ज्यादा जमीन में से पानी निकालने वाले देश बने, उसके कारण से चुनौती आज हमारे सामने है कि हम लगभग 20% ब्लॉक जो है हमारे जितने ब्लॉक्स पे हम मॉनिटर करते हैं, हालांकि कुछ एक ठंडी बयार इस सारे जो है परिदृश्य में मुझे जब देखने को मिली कि पिछले वर्षों में जिस तरह से माननीय प्रधानमंत्री जी ने बार बार चर्चा की, समाज में भी विभिन्न लोगों ने, विभिन्न सामाजिक संस्थाओं ने और आप सब जैसे लोगों ने, मैं तो अभिनंदन करना चाहता हूं जितने लोग यहां बैठे हैं, क्योंकि ये पानी के क्षेत्र में धरातल पर काम करने वाले लोग हैं। मैं आप सबके श्री चरणों में शीश रख करके अभिवादन करना चाहता हूं आपका, कि आप सब लोगों के चलते हुए अभी जो लेटेस्ट डेटा एनालिटिकल रिपोर्ट ऑफ ग्राउंड वाटर रिसोर्सेज आई है देश की, पहले 3 साल में प्रकाशित होती थी, हमने कहा कि अब हर साल प्रकाशित करेंगे। और जो स्टेट से हमारे पास में डेटा आया, उस डेटा के आधार पर हमारी सिचुएशन ग्राउंड वाटर जो डिटोरिएट हो रही थी, डिप्लीशन था, वो रिवर्स होने लगी। ऐसा मैं नहीं कहता कि 100% बदलाव आ गया होगा, लेकिन जो जितने नंबर ऑफ ब्लॉक्स जिनको हम मॉनिटर करते हैं, जो ब्लॉक्स ओवर एक्सप्लॉइटेड थे उनकी संख्या घटी है, वो क्रिटिकल में है। जो क्रिटिकल की संख्या थी वो घट करके वो जो है सेमी क्रिटिकल में आए और सेफ जोन्स का नंबर बढ़ा है। कुल मिलाकर के सकारात्मक परिवर्तन दिखाई देता है और वो सब आप जैसे लोग, आप जिस लोगों का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, उन सब के सदप्रयासों से दिखाई देता है। लेकिन हमें बहुत दूर जाने की आवश्यकता है और जल के भूगर्भ के जल का कमी होने के चलते, उसके ओवर विड्रॉल के चलते, क्योंकि जल के सभी घटक वो धरातल के ऊपर है, धरातल के अंदर है, नदी के अंदर है, रिवलेट्स के अंदर है, वो सब आपस में एक दूसरे से संबद्ध है। स्प्रिंग का पानी, छोटी रिवलेट का पानी, जमीन के अंदर का पानी, वेटलैंड का पानी, सब आपस में कनेक्टेड है। उसमें से सब, जैसा अभी शिवराज जी कह रहे थे कि जब मां नर्मदा का पानी जो साल के जंगलों की जड़ों से रिस रिस करके उसके पत्तों के बीच में से धीरे धीरे रुक करके आता था, उसका प्रवाह क्योंकि धीरे धीरे उन जंगल और जमीन की उस तरह की परिस्थिति के चलते धीरे धीरे प्रवाहित होकर के आता, उसकी गति बढ़ी, उसके कारण से नदियों में बाढ़ आती है, पानी निकल जाता है। और हमारी चुनौती भी इस कारण से बढ़ी है क्योंकि हमारी सिर्फ एक हिमालय स्ट्रक्चर की नदियों को छोड़ करके बाकी सब नदियां जो है ग्लेशियर पर नहीं है, केवल बरसात के पानी पर निर्भर है। लेकिन क्योंकि हमने जमीन के पानी को अतिदोहन किया, इसलिए हमारे तालाब सूख गए और तालाब जिस तरह से नदी को रिवर्स कंट्रीब्यूट करते थे, हमारी रिवलेट सूख गई। रिवलेट सूखने के कारण से आप सबने देखा होगा, अभी चर्चा हो रही थी कि 313 नदियों को वापस पुनर्जीवित करने के लिए छोटी नदियों के लिए प्रयास हो रहा है। लेकिन उसके साथ साथ में साइमल्टेनियसली हमको वेटलैंड्स पर भी काम करना पड़ेगा, तालाब पर भी करना पड़ेगा, भूगर्भ के जल पर भी करना पड़ेगा। इस पूरे सिस्टम को वापस, इकोसिस्टम को रिस्टोर करना पड़ेगा। और मैं अभिनंदन करना चाहता हूं कि माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जिस तरह से पूरे इस क्षेत्र को एक सूत्र में बांध करके एक मंत्रालय के तत्व के अधीन ला करके इस दिशा में जो काम हुआ है, मध्य प्रदेश निश्चित रूप से उसमें पायोनियर की तरह, पायलट स्टेट की तरह काम कर रहा है।
लेकिन हमें अभी बहुत दूर जाने की आवश्यकता है। हमारे नदियों का हम किस तरह से संरक्षण कर सकते हैं। गंगा नदी के पुनरुद्धार के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जिस तरह से सदप्रयास हुए, अत्यंत गर्व की अनुभूति होती है जब यूनाइटेड नेशंस रिस्टोरेशन प्रोजेक्ट्स में जो दुनिया में पिछले 10 साल में जो एफर्ट्स हुए और इस डिकेड को रिस्टोरेशन डिकेड मानते हुए उन्होंने जो पूरी दुनिया से एंट्रीज इनवाइट की, उसमें जो 160 देशों ने एंट्रीज भेजी, उसमें से यूनाइटेड नेशंस ने जो है नमामि गंगे मिशन की परियोजना एफर्ट्स को दुनिया के टॉप 10 इनिशिएटिव्स में ऐसा काउंट किया। मुझे याद आता है भैया जी, 2019 में जब मुझे ये दायित्व मिला, उसके बाद में ठीक थोड़े दिन बाद में नवंबर के महीने में मैं स्टॉकहोम वाटर वीक में गया था। स्टॉकहोम वाटर वीक, आप में से पानी के काम में काम करने वाले बहुत सारे लोगों का अनुभव आया होगा, शायद कुछ लोगों को जाने का अवसर भी मिला होगा। वो जल के क्षेत्र का सिंहस्थ है। जल के क्षेत्र में काम करने वाले दुनिया भर के लोग, एनजीओज, इंडिविजुअल्स, गवर्नमेंट्स, टेक्नोलॉजी प्रोवाइडर्स जो हैं, वो सारे के सारे लोग वहां आते हैं। हजारों की संख्या में लोग वहां आते हैं। वहां जब चर्चा हुई, जो उस दिन उद्घाटन का जिस दिन था, उसी दिन रात में स्वीडन के महाराजा ने एक भोज का आयोजन किया था और उस भोज में टेबल पर जहां महाराजा और महारानी बैठे थे, उनके साथ में इंग्लैंड के मंत्री, जर्मनी के मंत्री और मैं, हम 3 लोग उनके साथ में भोजन कर रहे थे रात को। जो स्वीडन की महारानी, उन्होंने चर्चा करते हुए कहा कि जो डेन्यूब नदी 5 देशों के बीच में से बहती है, उन्होंने कहा कि डेन्यूब व्हेन इट एंटर्स इनटू स्वीडन, जब स्वीडन में आती है और स्वीडन से बाहर निकलती है, तब उसके पानी की क्वालिटी इंप्रूव हो जाती है। हम बेहतर करके भेजते हैं। उन्होंने बहुत गर्व के साथ में यह बात कही और हमें इस परिस्थिति को प्राप्त करने में 30 साल लगे। हमने 30 साल तक प्रयास किया। इंग्लैंड के जो मंत्री बैठे थे, उन्होंने भी कहा कि हम एक समय में थेम्स की परिस्थिति यह थी कि थेम्स नदी में हाथ डाल करके उंगलियां अगर बाहर निकालते थे तो काले रंग की हो जाती थी। लेकिन हमने 25-30 साल प्रयास किया। आज थेम्स नदी जो है वो कंप्लीट स्ट्रेच में बैदेबल वाटर की है, नहाने योग्य, स्नान योग्य पानी की नदी बन गई। ठीक ऐसा ही राइन के लिए इसी तरह की उक्ति जो है जर्मनी के जो मंत्री थे, उन्होंने भी कही। उन्होंने भी कहा कि हमने 25-30 साल में हमने राइन को ट्रांसफॉर्म कर दिया। तो मैंने, क्योंकि गंगा की चर्चा, जर्मनी हमारे सहयोगी है, उस देश है, उसमें मिशन नमामि गंगे में, और चर्चा कमोबेश दुनिया में सब जगह है, तो मैंने हंसते हंसते कहा कि जो कुछ आपने 25 साल में या 30 साल में किया, वो हमने 5 साल में किया। आज गंगा नदी जो इतनी लंबाई की नदियों में, दुनिया की 10 ऐसी नदियों में से एक है जो कंप्लीट स्ट्रेच में, कंप्लीट लेंथ में, लंबाई में जो है वो पूरी तरह से उस इन बैदेबल वाटर मीन स्नान योग्य पानी के पैरामीटर को कंफर्म करती है। केवल 5 साल लगे। और मैंने उनसे कहा कि आप लोगों की चुनौती और हमारी चुनौती का कोई साम्य नहीं है। मैंने स्वीडन के महारानी को हंसते हंसते कहा, मैंने कहा महारानी जी, कुल आपके देश में जितनी जनसंख्या है, उतने लोग रोज गंगा जी में डुबकी लगाते हैं, 1 करोड़ लोग। और जब कोई फेस्टिवल सीजन आता है, कार्तिक पूर्णिमा का दिन आता हो या कुंभ का दिन आता होगा, तब पूरे यूरोप की जितनी जनसंख्या उतने 1 महीने में लगा लेते हैं। मैंने उनसे कहा कि जितने आपके 1 महीने में कुल जितने लोग 1 साल में जितने दिवंगत होते हैं, जिनको आप दफनाते हो, उतने लोग होंगे रोज गंगा के किनारे पर जो है क्रिमेट उनका अंतिम संस्कार होता होगा। जितने आपके देश में कुल जितनी कैटल पॉपुलेशन है, उतनी गायें, गौ माता और भैंसें जो है रोज मेरी गंगा जी में नहाती हैं। फिर भी मेरी गंगा जो है आज उस स्तर पर है जिस स्तर पर आप 30 साल तक लेकर के आए। और ये निश्चित रूप से ये केवल भारत के लिए नहीं, ये उनके लिए नहीं, उनके लिए तो आश्चर्य का विषय था ही, लेकिन पूरी दुनिया के लिए यह आश्चर्य का विषय होता है और प्रेरणा का विषय भी होता है। क्योंकि दुनिया के सारे ऐसे देश जो विकास की पंक्ति में भारत के पीछे खड़े हैं, वो भारत को अपना आदर्श मानते हैं। वो विकसित देशों को अपना आदर्श नहीं मानते, क्योंकि उनको वो बहुत दूर दिखाई देता है। लेकिन भारत ने यदि हासिल किया है तो हम भी कर सकते हैं, ये प्रेरणा मिलती है। और आज हम जब सब लोग यहां बैठ करके इन विषयों पर चर्चा कर रहे हैं कि हम किस तरह से इन जल की उपलब्धता निर्बाध रूप से बनी रहे, क्योंकि हमारी चुनौती दुनिया के कंपैरिजन में सबसे बड़ी है। हमारी आबादी दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी आबादी है। जैसा मैंने कहा, हमारी नदियां जो है वो ग्लेशियल मेल्ट से नहीं आती, बर्फ पिघलने से नहीं आती, बरसात की नदियां।
हमारी चुनौती, मैंने कहा कि धरती का पानी सूखते जाना, यह भी हमारी बड़ी चुनौती का कारक। हमारी चुनौती इसलिए भी है कि हमारे पानी को सबसे लीस्ट प्रोडक्टिव वाटर ऐसा दुनिया में माना गया, सबसे कम उत्पादकता देने वाला पानी। अभी आदरणीय शिवराज जी चर्चा कर रहे थे कि वो प्रेशराइज पाइप इरिगेशन की जो है पर काम कर रहे हैं, स्मार्ट इरिगेशन पर काम कर रहे हैं। देश में माननीय मोदी जी के नेतृत्व में इस दिशा में बहुत तेज गति से काम हो रहा है, लेकिन हमें बहुत आगे तक जाना है, बहुत काम करने की आवश्यकता है इसमें। क्योंकि आज की तारीख में भी, मैं जब कृषि मंत्री था तब तक जो डेटा दिया जाता था उसके हिसाब से हमें 1 किलो चावल उगाने में 5600 लीटर पानी की आवश्यकता पड़ती थी, जबकि चाइना में सेम क्वांटिटी ऑफ राइस जो है, चावल जो है वो 1 किलो 350 लीटर पानी में उगाया जाता। अभी चर्चा कर रहे थे कि दाढ़ी काटते वक्त, स्वामी जी कह रहे थे कि दाढ़ी काटते वक्त जो है नल खुला रख के कर लेते हैं। पानी बचाने की जब भी बात होती है सबसे पहली गाज स्वामी जी महिलाओं पे गिरती है, क्योंकि उनके लंबे केश होते हैं कि ये केश धोने में पानी खराब करती हैं। कोई दाढ़ी काटने वालों पे पानी की होता है, गाड़ी धोने वाले पर भी हम पानी के गिराने की। लेकिन कुल पानी जितना, एक एक बूंद बचाना हमारा कर्तव्य है, हमारी ड्यूटी है, लेकिन कुल पानी जितना उपयोग होता है उसका केवल 5% डोमेस्टिक पर्पज में उपयोग होता है। इंडस्ट्री पे सबसे पहले गाज गिरती है, इंडस्ट्री में भी 5-6% उपयोग होता है, बाकी तो एग्रीकल्चर में होता है, पूरी दुनिया में होता है। लेकिन हमको किस तरह से खेती के पानी को बचाने की दिशा में हम काम करें, उसको मिशन मोड में करने की आवश्यकता है, क्योंकि हमारी चुनौती दुनिया में सबसे बड़ी है। और हमारी चुनौती इसलिए भी बड़ी है कि हम एक विकसित होती हुई अर्थव्यवस्था है। हम माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में 2 ट्रिलियन से 3 ट्रिलियन तक पहुंचे। 2 ट्रिलियन 6 दशक लगे 2 ट्रिलियन तक पहुंचने में, 1 से 2 तक आने में, लेकिन हम 2 से 3 पे भी पहुंचे, 3 से 5 पे पहुंचने के लिए सशक्त कदमों से ठीक संतुलित गति से आगे बढ़ रहे। 5 से 10 पर जाएंगे, यह भी स्पष्ट लक्ष्य हमारे सामने। और अब मैं नहीं कहता दुनिया के सारे, और मैं अगर कहूंगा या शिवराज जी कहेंगे तो ये होगा कि सब हम तो सब क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, हमारी सरकार है इसलिए हम कह रहे हैं, या माननीय भैया जी कहेंगे तो कहेंगे कि हमारे विचार परिवार के मुखिया हैं इसलिए ये कह रहे हैं। ऐसे लोग जो कभी हमारे साथ, हमारे विचारधारा के पोषक भी नहीं है, विचारधारा के समर्थक भी नहीं है, उल्टे हमारे क्रिटिक है। फाइनेंशियल टाइम्स जो हमेशा हमारी क्रिटिसाइज करता है, मॉर्गन स्टैनले जिसका हमारी सबसे कुछ लेना देना नहीं, उन सब ने भी इस बात को माना है कि भारत 2027 तक दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था हो जाएगा, जापान और जर्मनी को पछाड़ देगा। हम जब इकोनॉमी की ग्रोथ करते हैं, इकोनॉमी की ग्रोथ का ग्राफ, पानी की उपयोगिता, पानी की आवश्यकता का ग्राफ और बिजली की आवश्यकता का ग्राफ, शिवराज जी ने कहा बिजली बचाओ, निश्चित रूप से आवश्यक है। इन तीनों की आवश्यकता का ग्राफ जो है, जो इन दोनों की आवश्यकता का ग्राफ इकोनॉमी की रफ्तार के साथ में एब्सोल्युटली आइडेंटिकल होता है। आप दुनिया की किसी भी बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था या बड़ी हुई अर्थव्यवस्था के इतिहास को उठा करके अध्ययन कर लीजिए। अब जब हम 2 ट्रिलियन से 3 ट्रिलियन पर जा रहे हैं और 3 से 5 पर जाएंगे, हमारे पानी की आवश्यकता कितनी बढ़ने वाली, और उस आवश्यकता की प्रतिपूर्ति हम कैसे करेंगे, ये चुनौती हमारी है, हमारी पीढ़ी की चुनौती। और क्योंकि हम आजादी के अमृत काल से निकल रहे हैं और हमने ये लक्ष्य लिया है, 130 करोड़ भारतीयों ने श्रद्धेय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में ये लक्ष्य लिया है कि हम देश को 2047 तक विकसित बनाएंगे। इस लक्ष्य को प्राप्ति करने के लिए हमारी जिम्मेदारी है कि हम देश की समृद्धि के रास्ते में जल की उपलब्धता चुनौती न बने, इस चुनौती को स्वीकार करके हम सबको काम करने की आवश्यकता है। ये कहीं अवरोध न बन जाए। जिस भारतीय अवधारणा की बात अभी की गई थी, मैं अपनी संवाद समाप्त करने से पहले जो मैंने चर्चा एक दिन पहले भी की थी, मैं फिर कहूंगा, दोहन की बात और शोषण की बात आदरणीय शिवराज जी ने की। देखिए, भारत की परंपरा में, भारत के ऋषियों मनीषियों ने जो हमें ज्ञान दिया था उसके अनुरूप हम ये जो प्रकृति के जितने भी तत्व हैं, जमीन होगी, जंगल होगी, जलवायु होगी, जल होगा, हम इन सब के मालिक नहीं है। वी आर नॉट ओनर्स, वी आर कस्टोडियंस। हम इसके ट्रस्टी हैं। और एक ट्रस्टी को किस तरह से इनके साथ में व्यवहार करना चाहिए, उस व्यवहार की मैं विस्तार में नहीं जाऊंगा, उस व्यवहार की व्याख्या अभी माननीय प्रधानमंत्री जी ने ग्लासगो में लाइफ की बात करते हुए दी। और एक ट्रस्टी होने के नाते हमें जिस तरह की अवस्था में हमें पिछली पीढ़ी से मिले थे,
उसी अवस्था में आने वाली पीढ़ी को हस्तांतरित करना, यह हमारा दायित्व है, यह हमारा कर्तव्य है, यह हमारा मनुष्यत्व है। अगर हम उससे बेहतर करके, कि हमें पिछली पीढ़ियों ने कहीं क्षरण कर दिया होगा, उससे बेहतर करके, उसमें कुछ सुधार करके और उसको सुधार करके आने वाली पीढ़ियों को देंगे, तो शायद हमारा देवत्व हो सकता है। लेकिन हम अगर उसको क्षरण करके, उसका शोषण करके, उसको खराब करके अगली पीढ़ी को दें, तो निश्चित रूप से हमें इस बात का चिंतन करना चाहिए कि अगर पिछली पीढ़ियों ने इस तरह का आचरण और व्यवहार किया होता तो क्या हमारा जीवन संभव था? तो हमें क्या अधिकार है कि हम आने वाली पीढ़ी के सामने इस तरह की चुनौती पैदा करें? सरकार के स्तर पर इन सब विषयों को लेकर के एक साथ गंभीरता के साथ में प्रयास हो रहे हैं। समाज में भी इन विषयों को लेकर के चेतना जागृत हुई है। अनेक एनजीओ जिसकर काम करने के लिए सामने आए। आप जैसे लोगों में बहुत सारे चेहरे मैं ऐसे पहचानता हूं जिन्होंने अपने जीवन का मिशन, ध्येय केवल पानी और पानी की जो जल और जल के संरक्षण को बना लिया। यह अभिनंदन के योग्य है। इसीलिए मैंने आप सबके श्री चरणों में प्रणाम करके अभिवादन किया है। लेकिन इसे और अधिक विस्तार देने की आवश्यकता है। हमारी हर चर्चा में जल की बात हो, हमारी हर चर्चा, जो बात में कहीं ना कहीं जल के संरक्षण का विषय आए। हम जल, जंगल, जमीन, जलवायु का संरक्षण किस तरह से कर सकते हैं, यह आने वाली पीढ़ी में भी इस संस्कारों का बीजारोपण करें, यह भी हम सबकी जिम्मेदारी है। समाज यदि इस जिम्मेदारी को अपने कंधों पर उठा लेगा तो निश्चित रूप से हम आने वाले समय में देश को जो विकसित भारत बनाने का लक्ष्य हमने लिया है, उस लक्ष्य को भी प्राप्त कर सकेंगे और आने वाली पीढ़ियों को एक सुनहरा जीवन दे सकेंगे। आप सबका एक बार पुनः अभिवादन करते हुए भारत माता की